ये जाता है कि जो इंजीनियर होते हैं वो अच्छे टीचर नहीं होते। पता है कि सर आप तेज पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान वापसी क्यों है, वहीं पर ही सेट हो जाते हैं, वहीं पर ही एक क्रीडो कॉलेज खोल लेते हैं। जो गो बैक वे यू केम फ्रॉम। कोई क्रिटिसिज्म हुआ है आप पे? बिल्कुल हुआ है, अगर बराबर में कोई दूसरा कॉलेज खुल जाते हैं। कोई मसला नहीं। निहारी की दुकान, हाँ, तो एक साथ बहुत सारी निहारी की दुकान है। जावेद निहारी अपनी जगह स्टैंड आउट करती है, सरिश्ता अपनी जगह स्टैंड आउट करता है। थोड़ा सा Rigid। गुस्से में ज्यादा तेज था। रिजिड हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो टीचर, ब्लॉगर, एंटरप्रेन्योर, डायरेक्टर, व्लॉगर, मल्टी टैलेंटेड, क्या क्या नहीं है वो। तो आइए आपको मिलाते हैं सर शहाब याकूब से। सर कैसे हैं? सालिकुम नाकक, कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले सवाल, हु इज शहाब याकूब? अ टीचर, एन एंटरप्रेन्योर, व्लॉगर, क्या है सर आप मतलब? सर मेरे ख्याल से शहाब याकूब, मैं अपने आप को इस तरह डिफाइन करूंगा कि बेसिकली तो मैं एक टीचर हूं जो कि आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन की फील्ड में एक्सेल करता गया। तो मैं पॉडकास्टिंग को भी जिस हद तक मैंने की है मैं उसको भी एजुकेशन का ही हिस्सा समझता हूँ। व्लॉगिंग मुझे शौक है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, तो वो भी एजुकेशन। तो अगर आप कहें तो आई एम एन एजुकेशनिस्ट, प्योर एजुकेशन। प्योर एजुकेशनिस्ट। वो अलग बात है कि आई रन माई ओन स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम, तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। सर व्लॉगिंग आपकी मैंने देखी था एक व्लॉग टर्की पे, जो बहुत ज़्यादा मतलब उसके व्यूज़ भी हम, उसके बाद क्या व्लॉगिंग छोड़ दी या टाइम नहीं मिल पा रहा क्या? देखिए, व्लॉगिंग करने के लिए इंसान को ट्रैवल भी करना होता है और इसका भी ख्याल रखना होता है कि फैमिली आपके साथ है। तो एक हद डॉलर तक के रेट भी ऊपर नीचे देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल वो भी है जिस तरह के आजकल है। तो उसमें ये है कि आपका थोड़ा सा फैमिली टाइम किसी हद तक मुतासिर होता है। सही। तो उसमें आप एक हद तक तो चीज़ें कैप्चर करते हैं, बैठ के बताना होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप कभी मैं जाऊंगा तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। लेकिन वो जो टर्की वाली सीरीज थी जो लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो वो मैंने बहुत ही दिलो जान से बनाई है। वो बहुत अच्छी लगी सर। और मेरी भी। थैंक यू आपके अप्रिसिएशन का। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मैंने जगहें बताई हैं वहाँ ज़रूर घूमिएगा, वो खाएगा पिएगा। सर मेरा अगला सवाल, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और आपकी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन बता दें। ट्रैवलिंग जो मैंने की है वो अपने स्टूडेंट लाइफ में यूएस में वक्त गुजारा है, माशा। यूके देखा है कई मरतबा, टर्की मेरा फेवरेट है, मक्का मदीना नेचुरली वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसके अलावा फार ईस्ट में मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, इन जगहों पे भी ट्रैवल किया, श्रीलंका भी ट्रैवल किया। अगर इस लिहाज से देखा जाए कि सबसे खूबसूरत शहर कौन सा लगा जहाँ पे इंसान जाके फ्रेश हो जाता है, तो वो उस सेंस में तो इस्तांबुल है। इस्तांबुल। और अगर इस लिहाज से देखा जाए कि खाने पीने की सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन सी है, तो वो मुझे कुआलालंपुर मलेशिया लगा। मलेशिया। सही। उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको इंडियन, मलेशियन, थाई, ईरानी, चाइनीज़, यानी एवरीथिंग एनीथिंग दैट यू कैन ड्रीम ऑफ, उनकी सड़कों पे चीज़ें बहुत मिलती है। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर हाइजीन अच्छी हो, जो कि अक्सर मुल्कों में होती है, तो स्ट्रीट फूड किसी भी मुल्क का जो है वो थर्मोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है नापने का कि वहाँ का टेस्ट बड्स लोगों की कैसे है। सर आपने एक नाम लिया थाई फूड, हम इसी से एक सवाल बन रहा है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। आप ये थाईलैंड और ये बाकू वगैरह नहीं जाते? थाईलैंड में गया हूँ, थाईलैंड बिल्कुल गया हूँ। थाईलैंड के साउथ थाईलैंड जो कि मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे कराबी है, कोह समोई है, इस तरह की डेस्टिनेशंस पे बिल्कुल फूकेट वगैरह में गया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। सही। सर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, बट सर एक क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप बोलें तो पूछो। बोला ये जाता है कि जो इंजीनियर होते हैं वो अच्छे टीचर नहीं होते। सर सॉरी टू से, लेकिन ये एक सवाल बन रहा था तो मैंने कहा आपसे पूछ। अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल आपको खुल के इजाज़त है, आपका शो है, मैं मेहमान हूँ, बिल्कुल अग्री करके। बोला ये जाता है कि इंजीनियर जो होता है वो अच्छा टीचर नहीं होता। टीचर होते हैं बट वो अच्छे नहीं होते, ये एक र्यूमर है। मैं इसका शॉर्ट जवाब तो ये है कि ऐसा मतलब है मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ तभी मैं अच्छा टीचर हूँ। एक रीज़न तो ये है। बहुत अच्छे टीचर है। अच्छा, लेकिन आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? मैं बिल्कुल इस तरीके से हमको बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल से बात ये है कि कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं हर पेशे के। टीचिंग के लिहाज से होता होगा, इंजीनियर के लिहाज से होता, मेडिसिन के लिहाज से। मैंने जो इंजीनियरिंग की तो लकीली उस इंजीनियरिंग के दौरान यूएस के अंदर आपके 4 साल होते हैं, फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर और सीनियर ईयर। वहाँ की यूनिवर्सिटी का रूल ये होता है कि आप दूसरे साल से यानी सोफोमोर ईयर से जो कोर्सेस आपने पढ़ लिए हैं और उसमें अच्छा स्कोर किया है, वो आप ऑन कैंपस ट्यूटरिंग में दूसरों को पढ़ा सकते हैं।
आपने तो USA से मैंने यूएसए से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आफ्टर ए लेवल्स फ्रॉम कराची। तो वहाँ के इंजीनियर तो यहाँ के अच्छे टीचर होंगे ना। शायद ये रीज़न है, लेकिन उसमें ये फैक्टर मैं ऐड कर रहा हूँ कि चूंकि वो 3 साल मैंने वहाँ ऑन कैंपस टीचिंग की है, सही। तो मैंने दूसरों के ग्रेड ज़्यादा बूस्ट अप किए बनस्बत अपने ग्रेड के। तो 20 आवर्स पर वीक, अभी का मुझे नहीं पता क्या करंट सिनेरियो है, लेकिन उस वक्त ये था कि 20 आवर्स पर वीक आप डेडिकेट कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। सही। तो मैं जो कोर्सेज फॉर एग्जांपल कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें मैंने दूसरे लोगों को पढ़ाई। तो शायद मेरा उस वक्त से एक मोटिवेशन ये बन गई थी कि चूंकि मैं लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला सकता हूँ इन अ पॉजिटिव मैनर, तो मैं फिर टीचिंग मेरे जहन में हमेशा थी कि कभी मैं पाकिस्तान जाऊँगा, मुझे मूड होगा तो मैं टीचिंग भी साथ करूँगा। सही। बट इट्स सो हैपेंड कि आप एक फील्ड तो चूज करते हैं, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में एक और दूसरी चीज़ लिखी होती है, और बिल्कुल विलिंगली मैंने टीचिंग स्टार्ट की। विलिंगली स्टार्ट की, मुझे जॉब भी मिल गई थी और मैंने उस जॉब में 1-2 दिन गया था, लेकिन उससे पहले मैंने टीचिंग स्टार्ट कर ली। ये मैं पाकिस्तान वापस आने के बाद की बात कर रहा हूँ। सही। तो मुझे टीचिंग में जो फ्रीडम, जो सेटिस्फैक्शन, जो सुकून मुझे मिला था, तो मैंने उस इंजीनियरिंग की जॉब को खैरबाद कहा और टीचिंग को ही मैंने कंटिन्यू किया। माशाल्लाह 20+ ईयर्स हो चुके हैं। माशाल्लाह। सर, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आप जो टीचर बने, आपने ये टीचर बाय चॉइस था या बाय? नहीं, मैंने वही कहा ना कि जैसे बिल्कुल बाई चॉइस था। बाई चॉइस था इसलिए कि मुझे तो अपनी जॉब भी मिली, मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैचलर्स की डिग्री भी है। तो ये कहते हैं कि हम जितने भी और एलेवेस के टीचर हैं, जी, हम वर्ड कर रहा हूँ सही। कि हम सब जो हैं वो एक क्रिटिसिज्म होता है हम पे, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि हम सारे टीचर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने आते हैं, सिर्फ बिजनेस करने आते हैं, हम टीचर बाय चॉइस नहीं होते। इसके जो इसमें देखे, वो तो नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि एक शख्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, अगर उसके अंदर उसकी टीचिंग में मिठास आ रही है, तो इसका मतलब है उसने एक शऊरी फैसला किया था। सही। और अगर कुछ अरसे के बाद वो अपनी टीचिंग से बोर हो रहा है, तो उसका चिड़चिड़ा हो पैसे का फैक्टर था। हाँ। और अब शायद उसको उस पर मजा नहीं आ रहा है, तो वो किसी और वेंचर की तलाश में निकलेगा। सही। तो मेरा पैमाना ये है कि इंसान वो काम करे कि जिसके लिए उसको सुबह उठ के ये फील नहीं हो कि मैं काम पे जा रहा हूँ, उसको ऐसे फील हो कि मैं अपना शौक पूरा करने जा रहा हूँ। वो अलग बात है कि ही इज गेटिंग पेड फॉर इट। बिल्कुल, फाइनेंशियल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर एक शख्स सिर्फ फाइनेंस के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अगर टीचिंग में आएगा, सो ही वोंट लास्ट लॉन्ग। सही। सर, आप अपनी जर्नी बताइएगा, कैसे आप पहले यूएसए गए, फिर यूएसए के बाद आपने पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से आपको वापसी जाने का दिल नहीं करा? मतलब ये जो हालात है इस वक्त, तो सर हम जैसे हम भी जाना चाहते हैं, हर बंदा जाना चाहता है, सही हालात है। तो आप इसको ज़रा पूरा बताइए कि आप यूएसए से कैसे पाकिस्तान आए, और क्या अब आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं? मैं इस तरीके से बताता हूँ कि अगर जर्नी की बात करते हैं कि मैंने अपना ओ लेवल्स कराची से किया, ठीक है। ए लेवल्स भी मैंने कराची से किया, और मेरा फोकस ओ लेवल्स मैंने सिटी स्कूल हाली रोड की ब्रांच से किया, ठीक है। ए लेवल्स मैंने सेंट माइकल से किया, और उसके बाद जैसे हर एक को शौक होता है कि वो आला स्टडीज के लिए बाहर जाए, तो मुझे शौक था, क्रेज नहीं था, शौक जरूर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे फैसिलिटेट किया, और उन्होंने जितनी एफर्ट कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ही उनको इसकी जज़ा देगा कि उन्होंने मुझे बाहर भेजा। बाहर भेज के मैंने वहाँ काम किया। बाहर कहाँ गए? मैं यूएस गया, डायरेक्ट यूएस में डायरेक्ट गया, और 19.5 साल की उम्र थी जब मैं यूएस गया। उस वक्त यूएस का वीज़ा इजीली मिल जाता था, जैसे अब तो नहीं मिलता? तो नहीं कहूँगा ईजली, तो मैं नहीं कहूँगा, मिल जाता था, लेकिन उसमें भी चांस था। जिस लाइन में मैं लगा हुआ था वीजा की, तो उसमें एक को मिल रहा था, एक को नहीं। मैंने काउंटिंग कर ली थी कि मेरे वाले में मुझे मेरा नंबर येस में आ रहा था। अच्छा, ये क्या इवन ऑड का कॉन्सेप्ट था, प्रोबेबिलिटी मैं उस वक्त प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा था, लेकिन इस तरीके से मुझे ऐसे था कि मैंने कहा चले अल्लाह ताला मुझे पहुंचा देगा। हालांकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद वो नोटराइज भी नहीं थे, जो कि होने चाहिए थे, लेकिन बस अल्लाह ताला ने उस मंजिल आसान, अल्लाह ताला ने आसान की। खैर, मैं वहाँ पे यूएस गया, वहाँ पे वेस्ट वर्जीनिया टेक एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैंने पढ़ा, कुछ कोर्सेज मैंने वहाँ लिए। वो कोर्सेज लेने के बाद मैं कुछ अरसे के लिए शिकागो भी गया, क्योंकि यूएस में जब आपको अपने एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं, तो आपको और जॉब्स करनी पड़ती है, जिसको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं।
तो वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ किस्म की जो भी जॉब्स होती है, किसी गैस स्टेशन के ऊपर, किसी कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर, मैंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया। ये ज़रा बताइएगा बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे ऐसे समझते हैं कि सर शाह बस सिर्फ डायरेक्टर है। आप ज़रा अपनी जर्नी भी बताएं कि आपने भी और जॉब्स करी। मैंने बहुत और जॉब्स की। मैंने हफ्ते के 80 घंटे काम किया। जो पहला समर वेकेशन जो था, जी पहली समर वेकेशन थी, तो पहली मरतबा मैं शिकागो गया। तो शिकागो का एक परसेप्शन था मूवीज़ देख के कि गैंगस्टर है और ये है वो है, तो पूरी रात मुझे ट्रेन में नींद नहीं आ सकी। खैर मैं वहाँ पहुँचा, अपने एक जानने वाले के वहाँ रुका, और एक खास पॉइंट मैं इस पर एम्फेसाइज करूँगा, वो ये है कि कभी कभार हम किसी को जॉब का कह देते हैं कि ये मेरे लिए जॉब तलाश कर लेना। उसमें कभी भी दूसरा आपके लिए उस दिलो जान से कोई चीज़ कर नहीं सकता जब तक कि आप खुद नहीं चाहे। खैर मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था। 12 हफ्तों की होती है समर वेकेशन, 3 महीनों की। उसमें से मेरे 3 हफ्ते सिर्फ NBA के बास्केटबॉल देखते हुए गुजरे, इसलिए कि मैंने किसी को जॉब का कहा था, उसने कहा फिक्र नहीं करो मैं कर दूंगा। खैर मैंने उस वक्त माइकल जॉर्डन को, शिकागो बुल्स को पहली मरतबा चैंपियन बनते हुए देखा। देखा आपने? देखा, बिल्कुल लाइव देखा। और उस वक्त फिर 3 हफ्ते के बाद मैंने कहा कि यार ये तो कोई मुझे जॉब करके नहीं दे रहा है, मुझे बाकी पैसे चाहिए अपना सेमेस्टर कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं नीचे उतरा और करीब में एक आध दुकान थी, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे जाके मैंने अपनी CV दी, जो भी बेसिक फॉर्म वगैरह भरना होता था, और एक आध 3-4 जगहों पे और किया। इत्तेफाक की बात है दोनों जगह से मुझे कॉल आ गई। जो 2 जगह मेरे करीब थी वहाँ से कॉल आ गई। तो टोटल आवर्स जो मेरे हफ्ते में बन रहे थे वो 80, यानी मैं 8 घंटे की एक जॉब करता था, उसके बाद 2-3 घंटे सोता था, फिर 8 घंटे की जॉब, फिर 2-3 घंटे सोता। तो इस तरीके से हफ्ते में कुछ दिन डबल ड्यूटी भी थी, कुछ दिन सिंगल ड्यूटी थी। 80 घंटे करके मैंने 9 हफ्ते काम करके माशाल्लाह से उस जमाने में $4000 बनाए थे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट थी माशाल्लाह। बहुत बड़ी अमाउंट। इसके अलावा वहाँ पे शिकागो में मुख्तलिफ किस्म की और जॉब्स की। तो सर फिर आप पाकिस्तान वापसी क्यों आए? वहीं पर ही सेट हो जाते, वहीं पर ही एक क्रीडो कॉलेज खोल लेते जो आपका कॉलेज है, वहीं पर ही आप सारी चीज़ें कर लेते। देखिए उस ज़माने में तो सेट होना बहुत आसान था, बहुत आसान था, यानी कोई इशू ही नहीं है। आप वहाँ पे जो भी आई थिंक H1 वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा, तो जब आप 1 आध साल वहाँ काम करते हैं, जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पे कोई इशू व्हाट्सएवर नहीं था। हाँ ये ज़रूर था कि मेरे पेरेंट्स की ये हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूँ। तो पेरेंट्स जब बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, खास तौर पे अपने सबसे छोटे वाले पे करते हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था, वो मेरी हरकतों से आपको पता चल रहा होगा। तो वो जो है कि उनको हमेशा से ये ख्वाहिश थी, तो मैं इसलिए वापस आया। और मेरा खुद भी वहाँ मेरा ये पर्सनालिटी है कि यानी मैं कभी दब के नहीं रहूँगा। तो मैं हमेशा अपने मुल्क पे, ठीक है वॉट एवर द कंडीशंस आर, मुझे फर्स्ट क्लास सिटीजन बन के रहने का शौक है, रादर देन सेकेंड क्लास सिटीजन। कोई आपको ये कहेगा गो बैक वे यू केम फ्रॉम, तो इस टाइप की चीज़ें तो वो मेरे लिए इंसल्टिंग होती है। पैसा बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला ने जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है वो आपको मिल के रहता है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। सर अगर अभी आपको दोबारा मौका मिले शिफ्ट होने का फ्रॉम पाकिस्तान टू एनीवेयर, जाएंगे आप? मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में ही रहूं, कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेरे लिए रिस्क के अच्छे मौके रखे हैं। मैं अभी भी टीचिंग करता हूँ, एक कॉलेज को, क्रेडो कॉलेज को मैं मैनेज भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने रिस्क का अच्छा इंतज़ाम किया। तो मेरा दिल नहीं चाहेगा कि मैं जाऊँ। हाँ मुझे अगर आप ये कहें कि सर आप वहाँ जाके वो पुरानी जगहें देखना चाहेंगे जहाँ आपने यूनिवर्सिटी का वक्त गुजारा, जहाँ आपने जॉब्स किया, तो आई वुड लव टू डू दैट। और जैसा आपने व्लॉग का कहा, तो इंशाल्लाह ताला US का तो व्लॉग बनेगा ही बनेगा। शिप मिल रही हो तो कोई मसला नहीं, वो भी छोड़ देंगे। फिर देखते हैं यार, बस देखें अल्लाह ताला आजमाइश में नहीं डाले, लेकिन आप तो बिल्कुल मुझे सिटीजनशिप दिला के रहेंगे। सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क के लिए जहाँ पर हैं और उसके लिए आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सर वाई मैथ्स, मतलब इतना बोरिंग सब्जेक्ट, और बोरिंग तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत मुश्किल लगता था जब मैं भी एज ए स्टूडेंट था। और ओ लेवल के अंदर तो सर 3 किताबें होती हैं, 4 किताबें होती हैं। तो सर क्यों, मतलब आपने क्यों चूज़ करा ये सब? देखिए ये दुनिया का परसेप्शन है कि मैथ्स बोरिंग होता है। शायद टीचर्स ग्रास रूट लेवल पे जाके नहीं पढ़ाते। ठीक है। जब मैं एज अ स्टूडेंट था, मे बी इन ग्रेड 6 से लेकर 8 या 9 तक, तो मुझे भी मुश्किल लगा था। सही। उसमें मेरे दूर के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और उन्होंने मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी की। मैंने वो ज़िंदगी का एक मुश्किल मरहला पार किया, इतना पार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैथ्स टीचर हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनको मैथ्स में मुश्किल होती है, चाहे ओ लेवल मैथ्स हो, एड मैथ्स हो, ओ लेवल के एक सब्जेक्ट है बहुत कम लोग देते हैं, दैट इज ओ लेवल स्टार्ट्स, वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।
या AS लेवल हो या A2 है, तो जितना मैं उसको आसान करके पढ़ा सकता हूँ वो मैं करता हूँ। चाहे कभी कभार लोग ये कहते हैं कि यानी आपने तेज़ पढ़ा सकते हैं, तो मैं उनके लिए तेज़ भी पढ़ा देता हूँ। तो अब मैंने चूंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स में मैं जाता हूँ, तो जो शुरू वाले ज़माने वाले थे उनको शायद मैं वो चीज़ 6 क्लासेस में कराता था। सही। उस ज़माने में शायद लोगों का टेम्परेमेंट ज़्यादा अच्छा था, उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी थी। अब मैं वो शायद 10 क्लासेस में कराता हूँ, जी। लेकिन मकसद हासिल हो जाता है कि बच्चे को इन एंड आउट समझ में आ जाता है, ओ लेवल्स की बेसिक्स मजबूत कराता है। सही। सर, अर्ली डेज में जब आपने पढ़ाने शुरू किया, जब के स्टूडेंट्स और आज 2023 के स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस देखते हैं सर आप? अगर एक वर्ड में पूछें तो जो पुराने वाले थे वो ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। सही। आज वाले फोकस होना चाहते हैं, मगर नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, स्नैपचैट, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गई। सही। तो पहला तो काम यही होता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस कम अगर होगी, जिस भी तरीके से वो उसको कम करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया की अहमियत अपनी जगह है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसके पॉजिटिव्स अपनी जगह है। लेकिन अगर वो आपकी पढ़ाई को हैम्पर कर रही है और आपको अपनी कैरियर की ग्रोथ से रोक रही है, तो फिर उसकी वजह से नुकसान तो आपका ही होगा। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है जो उस ज़माने के स्टूडेंट्स और अभी के स्टूडेंट्स में था। बाकी ह्यूमन साइकोलॉजी तो वही है जो पहले थी। हाँ, उन लोगों के कुछ और शौक होंगे। अगर सोशल मीडिया नहीं है तो वो शायद फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। एक ज़माना था कि माँ बाप कहते थे कि आप बाहर बहुत जा रहे हो, घर में रुको। अब माँ बाप घर से निकाल के कह रहे हैं कि अब आप बाहर जाएं और बाहर जाके खेलें। तो वो एक फ़र्क तो आया ना ओवर द ईयर्स। कंसंट्रेशन जो थी वो अब के बच्चों में ज़्यादा है या पहले के बच्चों नहीं, में? पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा, पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा ये है कि उस वक्त शायद बच्चों को पता था कि जो कुछ टीचर ने लिखा है ना, मुझे उसको लिटरली कॉपी करना है, उसके अलावा वरना तो टीचर बोर्ड इरेज कर देगा। यानी व्हाइट बोर्ड से पहले भी। अब वो चूंकि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा ले लेते, देखिए पिक्चर्स की अपनी अफादियत है अपनी जगह, लेकिन वो कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता कॉपी करने का। कॉपी रियल टाइम के अंदर जो करना है वो दूसरी मर्तबा आपके जहन में रजिस्टर होता है। एक तो रजिस्टर पे रजिस्टर होता है, दूसरा आपके जहन में रजिस्टर होता है, इसलिए उसी वक्त लिखना बहुत ज़रूरी है। सर, कोविड की वजह से हर इंडस्ट्री इफेक्ट करी। हमने भी ऑनलाइन टीचिंग जब से ही शुरू करी कि जब कोविड आया तो मजबूरी थी, सबको पढ़ाना था। लेकिन सर, आप वो वाहिद टीचर थे या और भी मेरी नॉलेज में आप ही थे जो पहले से आईपैड पे पढ़ा रहे हैं, जो पहले से ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो सर, ऑनलाइन टीचिंग का क्या स्कोप देखते हैं आप? आगे कैसे देखते हैं ऑनलाइन टीचिंग? क्या ज़रूरी है या आगे सिर्फ ऑनलाइन ही होगी और फिज़िकल हट जाएगी, या ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों चलती रहेगी? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ऑनलाइन की अहमियत अपनी जगह पर है। ठीक। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि सिर्फ मैं ही था, तो ऐसा नहीं है, और भी कुछ लोग थे लेकिन बहुत ही कम थे। बहुत कम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त हैं बिलाल हमीद, तो वो ऑनलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे गाइड किया था अच्छा। कि आईपैड को कैसे इस्तेमाल करना है। सही। हुआ कुछ यूँ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सीमा के नाम से, ठीक है। तो एक ज़माने में उन्होंने वर्कशॉप्स वगैरह कराई थी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की। सही। तो मेरे एक बहुत अच्छे कलीग होते हैं फ़रूक अहमद सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने मैथ्स के लिए उनके साथ और मैंने पार्टनर किया था मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, A2 के मुख्तलिफ टॉपिक्स। तो उसको कैसे उस क्राउड को पढ़ाएं, क्योंकि बड़ा क्राउड होगा। तो उस वक्त मैंने उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए मैंने आईपैड खरीदा था। सही। और फिर उस वक्त तो एप्पल पेंसिल भी नहीं आती, तो वो तो बहुत बात की बात है। तो वो कोई दूसरी थर्ड पार्टी जो भी उसको कहते हैं, तो वो जो एप्पल पेंसिल का इक्विवेलेंट था, वो इतने मज़े की नहीं होती थी। तो उस ज़माने के अभी भी मेरे पास चीज़ें महफूज है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी पे बहुत फ़र्क है। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं हमेशा अपने पास पेपर्स का रिविजन कराने के लिए मैं आईपैड का इस्तेमाल करता था कि आपने PDF खोला, PDF के ऊपर लिखाई की, या वहाँ से कॉपी पेस्ट किया, डोसेरी के अंदर काम किया, मुख्तलिफ जो भी गुड नोट्स हैं वगैरह वगैरह इसके ऊपर काम किया। ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर। बाकी टीचर्स तो उस वक्त यूज़ नहीं करते होंगे ना कि यार ट्रेंडिंग, मेरा नहीं ख्याल, जैसे अब जो मेरा नहीं ट्रेंडिंग है कि PDF सेंड करते हैं, उस वक्त तो नहीं। उस वक्त तो नहीं था, उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त व्हाट्सएप का ऐसे मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं था, गूगल क्लासरूम का नहीं था, यानी पाकिस्तान में नहीं था। कोविड ने हम सबको एक मौका दिया, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करें। देखिए, शुरू में हर नई चीज़ में एक हल्की सी रेजिस्टेंस आती है, तो वो लोगों को थोड़ा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद आपने भी इस्तेमाल किया, मैंने भी इस्तेमाल किया, बाकी माशाल्लाह हमारे टीचर्स ने इस्तेमाल किया। तो उसमें आपको पता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज कितने फ़ायदेमंद हैं। आपने एक चीज़ पढ़ा दी,
और फॉर एग्जांपल एक बच्चे को रिवाइज करना है, उसने क्लास मिस भी नहीं की, उसको रिवाइज करना है, तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज से वो पढ़ सकता है। एट द सेम टाइम किसी भी वजह से कोई और टाइम पे भी आपने क्लास रखनी हो, तो ऑनलाइन पे अब बच्चा इस चीज़ के लिए सेटल हो चुका है कि मैं समझ सकता हूँ। पहले एक वो रिजिडिटी थी कि नहीं मुझे समझ में ही नहीं आएगा, हालांकि उसने ट्राई नहीं भी किया होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम पीटीएम से बैठते हैं, पेरेंट्स से मुलाकात होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर कोविड के ज़माने में से हमें आपकी आवाज़ याद है, क्योंकि हम लोग किचन में होती थी, माएँ कहती थी, और आपकी आवाज़ वहाँ तक आ रही होती थी जब बच्चा सीख रहा होता था, और आपकी वजह से हमें भी मैथ्स आना शुरू हो गया। तो ऑनलाइन हमेशा रहेगा जब तक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर है, लेकिन लाइव टीचिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर एक स्ट्रेट अगर मैं आपसे सवाल करूँ, कुछ टीचर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी भी आईपैड पे शिफ्ट नहीं करो, वो टिपिकल टीचर्स उनको बोल लो, वो अभी भी कहते हैं कि मार्कर उठाएंगे। स्पेशली मैथ्स के टीचर ज़्यादातर ये बात कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बस मार्कर उठा के जो हम टीचिंग करते हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू वो टीचर मैथ्स में स्पेशली जो आईपैड पे पढ़ाता है। तो क्या इन दोनों में फ़र्क है? मेरे ख्याल से आपके कमांड के ऊपर है, आपको किस चीज़ पे कमांड ज़्यादा है। जैसे कुछ डायग्राम्स होते हैं, उसमें अगर आईपैड के ऊपर आप उसको कलरफुली समझाएं, फॉर एग्जाम्पल मेंसुरेशन है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स है, किसी जगह पे आपको हाईलाइटिंग करनी है, किसी एरिया को फोकस करना है, एरिया अंडरग्राउंड होता है कि जिसमें क्यूज बनते हैं, जो आपके पास सर्किल बनते हैं। जी जी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मेजर हो गया, सर्कुलर मेंसुरेशन हो गया, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें हो गई। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स है। ग्राफ की स्केचिंग, अब वो जो आप कलरफुली आईपैड पे बता सकते हैं, वो उतना कलरफुल बोर्ड पे नजर नहीं आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं हमेशा से इस चीज़ का यानी मैं हामी हूँ कि बोर्ड की टीचिंग, जैसे मैंने अभी कहा, वो तो सुप्रीम है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आईपैड उसको सपोर्ट करता है। यानी मैं उस चीज़ में रिजिड नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंफर्टेबल हूँ कि बच्चा आईपैड से भी मुझसे पढ़ेगा तब भी उसको समझ में आएगा, बोर्ड से पढ़ेगा तब भी समझ में आएगा। हाँ, आईपैड में मुझे लिमिटेशन ये लगती है कि एक पेज की एक विड्थ होती है, तो वो विड्थ खत्म होगी, अब मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जबकि मेरी क्लासरूम में 2-3 बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो मैं एक कोने से स्टार्ट करूंगा, दूसरे कोने तक जाऊंगा, तो वो जो मुझे कैनवस मिलता है अपनी आर्ट को ड्रॉ करने के लिए, तो वो मुझे लाइव टीचिंग में। तो आप पसंद क्या करेंगे, आप रिकमेंड क्या करेंगे? दोनों मेरे लिए, मेरे नजदीक आप मिक्स चलाएंगे? मैं मिक्सर होगा, मैं मिक्सर। क्लास भी मिक्स है? क्लास में अगर मैं ऑन कैंपस पढ़ा रहा हूँ अपने कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, तो मैं बोर्ड पे रेगुलर क्लासेस लूंगा। जहाँ पे मुझे कोई खास पास पेपर कराने की जरूरत है, वहाँ मैं आईपैड की तरफ से। सर आप एक टीचर थे, अभी भी हूँ। अभी भी है, तो आप क्रीडो कॉलेज कैसे, मतलब कहाँ से आया और कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया, ज़रा ये शेयर करिए। हर टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि एट अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ जो उसके आइडियल्स होते हैं, जो चीज़ें वो उसने दूसरे कॉलेजेस से ऑब्जर्व की होती है, सीखी होती है, और ज़िंदगी में हमेशा आप किसी ना किसी पॉइंट पे सीख कर ही आए होते हैं, तो उसका एक अल्टीमेट कोई ऐसी चीज़ हो कि वो अप्लाई करे किसी ऐसी जगह पे जिसको वो अपना कह सके। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में अच्छे इंडिविजुअल्स मिले, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिले, सर रुहेल, सर ज़ई, सर सुहेल, तो उनके साथ मिलकर ये चीज़ स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडो कॉलेज को बने हुए 6 साल हो गए, और माशाल्लाह से 1 साल पहले से उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। आपके माइंड में कब से था, मतलब प्लानिंग कब से चल रही थी आपके एज ए इंडिविजुअल? एज एन इंडिविजुअल तो शायद उससे भी 4-5 साल पहले था। अच्छा। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने वो मौका नहीं दिया था, या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स नहीं मिले थे। असल कहानी ये होती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप ऑल ऑफ अ सडन एक बिल्डिंग खरीदे, उस पर पेंट करें, उसको पर्पस बिल्ड बनाए और कॉलेज स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं। आपके साथ जो लोग इसमें लग के काम करने वाले होते हैं, उनके साथ आपका जहन, आपका विजन मिलना ज़रूरी है, तभी आगे जाके उसमें बरकत भी आती है, तभी आगे जाके उसमें लोगों में पॉपुलैरिटी भी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मेरे भाइयों जैसे हैं, और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया उनके साथ काम करने का, और वहाँ से क्रेडो का आगाज़ हुआ। ये कौन सा ईयर था सर? 2017 अगस्त के अंदर हम लोगों ने अपना पहला बैच स्टार्ट किया। इसमें हमारा एएस का बैच भी था, A2 का भी था, और माशाल्लाह से क्रेडो कॉलेज को बने हुए 6 साल हो गए। क्रेडो स्कूल O लेवल जो कि 6 से लेके 11 है, उसको बने हुए 5 साल। तो सर कोई फेयर नहीं था उस वक्त एज अ टीचर या एज अ इंडिविजुअल? क्या कोई टफ डिसीजन नहीं था? माशाल्लाह बहुत टफ डिसीजन। अब तो एक सबको लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वो तो एक अलग बात है ना। जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो वो क्या क्या फेयर थे, और उस फेयर को कैसे ओवरकम करा आपने?
उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि यदि मैं कोई अपने बारे में ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, सिंपल सा मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला पे भरोसा ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा कुव्वत देती है। देखिए, आप कभी भी अपनी नेकी के ऊपर कभी ब्रैग नहीं कर सकते। असल चीज़ अल्लाह की रहमत है। आप अल्लाह ताला से जैसा गुमान रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वैसा ही आपको करके देगा। तो ज़िंदगी का बहुत ही मेजर डिसीजन था। मैंने अपने जहन में ये बताया था कि जो भी मेरी सेविंग्स है मैं इसको लगा देता हूँ, या आर या पार। हाँ, मेहनत अपनी जगह पे, सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद कि अल्लाह ताला हक हलाल के पैसों को ज़ाया नहीं करेगा। और उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। उस ज़माने में और भी कॉलेजेस खुल रहे थे। मैं भी अपने आप को स्टैंड आउट करना, उस पर मेहनत करना, तो उस पर जो है वो सर रुहेल का माशाल्लाह बहुत बड़ा रोल था। वो रोल ये था कि इस गुलशन के अंदर माशाल्लाह उनका एक नाम था। मैं तो बाहर का इम्पोर्टेड प्लेयर था। आप डिफेंस में पढ़ा देते। मैं डिफेंस का पढ़ाने वाला, क्लिफ्टन का पढ़ाने वाला, और रहता मैं गुलशन में ही था। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि मैं उस साइड ऑफ द टाउन रहता हूँ। तो ये जो है कि उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था कि वो उसने स्टैंड किया, और साथ में सर ज़ई ने स्टैंड किया, और इनकी जो असल एक बेस था उसने अवाम को अट्रैक्ट किया, और हर आदमी ने अपना पार्ट प्ले किया। नया कैंपस बनना, उसमें इंटरव्यूज़ देना, प्रेजेंटेशन करना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, अपने आप को सेल करना, क्योंकि पहली मरतबा लोगों ने आपका सिर्फ एज ए टीचर देखा होता है बैकग्राउंड, आपका एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एजुकेशनिस्ट नहीं देखा होता है। तो उसमें लोगों को यकीन दिलाना तो बिल्कुल ज़िंदगी का एक सख्त मरहला था। आज मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त ठीक ठाक मुश्किल काम था। तो बस अल्लाह ताला की मदद से वो पूरा हुआ। फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। फैमिली एग्री थी। फैमिली बिल्कुल एग्री थी। फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और कभी कभार जो हमारी ख़वातीन होती हैं, हमारी मदर्स होती हैं, फादर्स होते हैं, फैमिली होती है, वाइफ्स होती हैं, तो उनकी सपोर्ट असल होती है जिसकी वजह से आप आगे मजबूत होते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं हो तो शायद आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते। सर, आप कॉलेज में इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स, कैंडिडेट, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा लगता है। यानी अगर किसी को शौक हो कि वो लोगों से मिले मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के, तो वो शौक आप पूरा करते हैं इन एन इंटरव्यू। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन टीचर्स तो अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों। मेरी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट अलग है। मेरी नेचर वाकई डिफरेंट है कि वो, मुझे फूड का भी शौक है, मुझे व्लॉगिंग का भी शौक है, पॉडकास्टिंग का भी शौक है, तो इसी तरीके से मुझे इंटरव्यू का भी शौक है। बेसिकली अगर आप अपनी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो दुनिया के जो बाकी लोग हैं वो भी उसको आपकी नज़र से देखें। तो इंटरव्यू लेने में आप बेसिकली लोगों को अपने बारे में बता रहे होते, एट द सेम टाइम लोगों को आप जान रहे होते हैं। उसमें कैंडिडेट्स को हम देखते हैं, कैंडिडेट्स में क्या पोटेंशियल है। कोई ये समझता है अगर मैं सिर्फ ग्रेड लेकर आ जाऊं और मेरा एडमिशन हो जाएगा, सो दैट्स नॉट ट्रू। कोई ये समझता है कि मेरे ग्रेड्स बिल्कुल दरमियाने हैं और मुझे कॉलेज नहीं लेगा, दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। सो बेसिकली एक बंदे का, कैंडिडेट का, आप किसी हद तक ही उसको जज कर सकते हैं, 100% तो कभी भी आप नहीं कर सकते। तो उसमें आप एक बंदे का देखते हैं उसका टेम्परामेंट क्या है, वो क्या रियल अपने आप को पेश कर रहा है या वो फेक बना के पेश है। असल चीज़ ये है, ये देखते हैं वो रियलिटी वाला बंदा हो और वो साफ साफ कैंडिडेट रहे और वो अपने बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं करे, तो जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यू वाली सीट पे है उसको पता होता है कि ही कैन सी थ्रू यू। तो वो उस बेसिस पे वो जज करता है कि शुड आई टेक दिस कैंडिडेट इन माय कॉलेज, क्या जो ये कैंडिडेट आएगा इसकी वजह से उसको भी फ़ायदा होगा और कॉलेज को भी उसकी रेप्यूट में इजाफा होगा या कमी बेशी होगी। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं इंटरव्यू में। एंड आई होप अगर कैंडिडेट्स देख रहे होंगे तो वो इस हिंट से फ़ायदा उठाए। सर, हाउ डू यू हैंडल कंपटीशन? मतलब देखिए, डर नहीं लगता मतलब कि कभी के डाउनफॉल भी आ सकता है? एक फेयर होता है एज ए डायरेक्टर, है आपके अंदर, और अगर नहीं है तो कैसे टैकल करते हैं? जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि कंपटीशन, तो वो इस सेंस में कह सकते हैं कि किसके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से यही है, या फाइनेंशियल फैक्टर है। देखिए, वही वाली बात है कि फर्म बिलीफ अल्लाह पे होना चाहिए कि वो राज़िक है। आप जिस चीज़ का लोगों से वादा करते हैं उसको हद्दुल इम्कान अपनी पूरी कोशिश के लिहाज से आप वो लोगों तक पहुँचाएं।
जैसे कभी कभार प्रेजेंटेशन में कुछ आइडियाज़ होते हैं जो मैं उनको कहता हूँ कि ये अब हम नई चीज़ें लेकर आएंगे। वो कहेंगे सर आपने ये वाली चीज़ लाएंगे। मैंने कहा लाऊंगा, मेरे पाइपलाइन में है, मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं आपसे झूठा वादा नहीं करना चाहता। एज लॉन्ग एज कि मैं अपने काम से ऑनेस्ट हूँ, एज लॉन्ग एज के मैं जो चीज़ उनको बता रहा हूँ वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमेशा यानी इज़्ज़त ही देगा, क्योंकि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। कंपटीशन मेरे ख्याल से हमें ऐसा देखना नहीं चाहिए। इससे मैं लफ्जी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस सेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि हम में से हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा पढ़ाए। शायद ही कोई कॉलेज होगा, शायद ही कोई स्कूल होगा जो ये नहीं चाहता होगा। तो जब हम सब यही चाह रहे हैं कि उनकी बेहतरी हो, हाँ ये जो चीज़ है, चाहे वो ट्यूशन के लेवल पर हो, चाहे वो टीचर्स के लेवल पर हो, चाहे वो कॉलेज स्कूल के लेवल पर हो, कि एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से यानी जो बिलो द बेल्ट कही जाती है, तो इस टाइप की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जो मायूब समझी जाती है, तो उसकी वजह से दूसरों की कोई इज्जत खराब नहीं होगी, उनका अपना नाम ही खराब होगा। तो अगर बराबर में कोई दूसरा कॉलेज खुल जाते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला कोई नहीं। फेयर नहीं। बहुत अच्छी बात है जो हम वो देखते हैं। मैं बहुत ही क्रूड एग्जांपल दूंगा, निहारी की दुकान। हाँ। तो एक साथ बहुत सारी निहारी की दुकान है, जावेद निहारी अपनी जगह स्टैंड आउट करती है, दूसरा अपनी जगह स्टैंड आउट करता कोई है, fair नहीं। सबका वो है, वो चल रहा होता है। बिल्कुल सर एज ए टीचर कोई क्रिटिसिज्म हुआ आप पे, बिल्कुल हुआ है। अगर आप शेयर करना चाहें? श्योर। उसमें यूजली जो क्रिटिसिज्म होता था वो इस चीज़ पे होता था कि सर आप तेज़ पढ़ा रहे। अब आई हैव बीन टीचिंग फॉर ओवर 20 ईयर्स ना, तो उस ज़माने के बच्चों का जो एब्जॉर्प्शन लेवल था वो बहुत फास्ट था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो नए वाले बच्चे हैं वो उनको कुछ नहीं आता, उनको आता है, मगर उनका जो इनपुट है वो ज़रा सा डिफरेंट है, लूज हो गई, वो हो गई। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया के हवाले से, तो वहाँ पर किसी पॉइंट पे ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने कहा कि सर ये टॉपिक आपने ज़रा तेज़ पढ़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तेज़ पढ़ा है, मैंने उसको आहिस्ता कर लिया। एक चीज़ अगर मैं 4 क्लासेस में कर सकता हूँ, मैं उसको 6 क्लास में कर दूंगा, लेकिन मकसद ये है कि ज़रा सा सब्र व तहम्मुल के साथ। और ये ऐसा नहीं है कि कोई आप बाय द बुक आप चलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी किताब में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी के इस फेज में आपको ये करना है। सही। तो आप ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की आदत। जब आप अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको पता चलता है यार ये वाली चीज़ सही है, ये वाली चीज़ सही नहीं है। अच्छा, उस बच्चे ने अगर ये कहा तो उसकी बात में दम है, मुझे ये सोचना चाहिए। तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म आपकी एक्सीलेंस हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप यानी कि वो खड़ूस टीचर टाइप नहीं है? नहीं जो एक ज़माने में ये ज़रूर था कि मैं शायद थोड़ा सा गुस्से में ज़्यादा तेज, रिजिड हो गए। रिजेक्ट तो नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ था, गुस्से में एक ज़माने में ज़्यादा तेज था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने उसको कम। नहीं, ये अच्छा हो गया ना, फीडबैक सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। सर क्रीडो को आप कहाँ देखते हैं अगले 10 साल बाद? क्या ऐसे ही चलता रहेगा या आपके कुछ और भी प्लान्स हैं, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए बहुत सारे आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बिजनेस के हिसाब से वीडियोस देखते हैं कि लोग अपना प्लान बनाते हैं और फिर करते हैं। बेशक हल्का फुल्का प्लान तो हर एक का होता है, कुछ चीज़ें रिवील करने वाली होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन उसमें हर इंसान, हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि मेरा विजन ब्रॉडन हो। तो नेचुरली ये चीज़ तो बिल्कुल है कि उसकी ब्रांचेस एक्सपैंड कर, और एट द सेम टाइम फिर से मैं बात करूँगा क्वालिटी की, कि जो हम क्वालिटी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उसमें और ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करें। जो आगे 21st सेंचुरी की स्किल्स है, जो बच्चों को ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी फोकस करें। उसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी अभी प्लान किया हुआ है कि हम अगले टर्म में कुछ चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से बच्चों की जो प्रोफाइल है वो बहुत मजबूत बने। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। आप रिवील तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन नहीं, हम तो कर सकते हैं पूरे कराची में या इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। सिर्फ कराची क्यों, पूरा पाकिस्तान अपना है। अच्छा, माशाल्लाह। सर ये रूबिक, वही वाला घुमाने वाला रूबिक जी। सर ये क्या है? मतलब वैसे तो जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको तो पता है क्या, ठीक है, जो कॉलेज के बाहर है वो देखते हैं अक्सर रूबिक होती है। तो ये रूबिक का आइडिया कहाँ से आया और ये है क्या, जरा इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। रूबिक जैसा कि आपको पता है कि वो क्यूब है जिसमें 6 कलर्स होते हैं और 9 उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। उसमें मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक।
हम लोगों ने जब क्रेडो का पहला साल था तो कुछ बच्चों के साथ मैं GIK गया था, सही। वहाँ पे एक मैथ ओलंपियाड में हिस्सा लेने के लिए। अब वो मैथ ओलंपियाड हमारी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से उस अप टू द मार्क नहीं था, कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थी, कुछ थोड़ी सी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। उन बेचारे बच्चों ने माशाल्लाह अपनी बहुत मेहनत की थी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे। तो जो हमारे अपने बच्चे थे उन्होंने कहा कि सर क्या हम लोग इस तरह के कंपटीशन कर सकते हैं? तो मैंने कहा वाई नॉट। हम लोग फिर वापस आए, आई थिंक ये नवंबर या दिसंबर का महीना था, मेरे ख्याल से 5-6 दिन के लिए गए थे। हम लोगों ने चॉक आउट किया कि अब मैथ जो कि मेरा सब्जेक्ट है और फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो नहीं है उसके अंदर, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, लॉजिक, जनरल नॉलेज, तो ये सारा करके हमने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए और फिर हमने कराची के लेवल पे एक चीज़ स्टार्ट की। सही। तो पहले साल भी माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा। और जैसे क्रेडो के 6 साल पूरे हुए इसी तरीके से रूबिक के 6 साल पूरे। तो उसमें हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेते हैं, जो उसके मार्केटिंग, उसकी लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों को वो देखते हैं, जबकि जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसके मॉड्यूल्स बनाते हैं। और माशाल्लाह से आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि बहुत अच्छी उसको कवरेज मिली। एट द सेम टाइम हम लोगों ने इस साल क्लाइडोस्कोप स्टार्ट किया, जो आप अगेन साइंस की टर्म में कि एक जो आप सिलेंडर टाइप का या प्रिज्म टाइप का एक वो कांच का वो बनाते हैं और उसमें शीशे के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, तो जब आप घुमाते हैं तो अलग रंग बिरंगे पैटर्न्स बनते हैं। तो क्लाइडोस्कोप हमारा आर्ट्स का फेस्टिवल है जो कि एक्चुअली कोविड से पहले स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से वो 2 साल लेट हुआ और पिछले साल हमने स्टार्ट किया, तो उसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। असल चीज़ ये है कि बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की आदत पड़े, तो उसके लिए हमारे ये 2 फ्लैगशिप जो हमारे प्रोग्राम्स है क्रेडो के, वो मैं हैंडल कर। तो इसमें IQ लेवल अच्छा होना ज़रूरी है बच्चों का, या कोई अनस जैसा बच्चा भी कर लेगा? अनस तो माशाल्लाह बेहतरीन करेगा, क्योंकि अनस माशाल्लाह वो बच्चा है जिसने हमारी बेहतरीन फोटोग्राफी की और बहुत हाई कैलिबर की अनस फोटोग्राफी करता है। माशाल्लाह आपके जो पॉडकास्ट वगैरह है ये सारा भी वो रन करता है, व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह इसके साथ किसी दिन जाएंगे। और IQ तो इसका कम है, IQ लेवल से मतलब लिटरली पूछ रहे हैं कि IQ कम वाला बच्चा कर लेते हैं? कर लेता है, बिल्कुल। ये हम IQ पुराने ज़माने के एक क्वेश्चन था जिसकी बेसिस पे लोग जज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से IQ के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा अल्लाह ताला ने इसको अगर जहन दिया हुआ है और वो अप्लाई करना चाहे, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें नहीं पता कि वो बच्चे की शायद एक रेगुलर तालीम उस हद तक है भी कि नहीं, लेकिन उन चीज़ों में वो आगे निकल जाएगा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं, यानी छोटी क्लासेस के होते हैं, और वो बच्चे उस कंपटीशन में ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा कर ये चीज़ सही एक्सप्लोर करते हैं आप। एक्सप्लोर। सर एक मेरे भी फेवरेट वो हैं पॉडकास्टर जुनैद अकरम साहब। सर उनकी स्टोरी पे अक्सर मैंने देखा है, शायद कोई कोलैबोरेशन है आपकी, तो सर क्या मतलब आप भी पॉडकास्ट उनके साथ करेंगे, या उनके एजुकेशन चैनल पे आ रहे हैं, या आप अपने कॉलेज में जगह दे रहे हैं? अभी अनस बता रहा था कि कोई स्टोरी आई है जिसपे आप उनका कोई लैब्स के हवाले से कुछ फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर ये क्या है कोलैबोरेशन, क्या है मतलब, क्या फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ कि एक तरफ सर जुनैद अकरम और एक तरफ आप? ऐसा क्या नहीं? सर जुनैद तो जो पायनियर है माशाल्लाह से वो पॉडकास्टिंग के, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उनको देख के इस फील्ड में आए। बहुत सारे लोगों ने उनकी जर्नी देखी है, यानी दैट्स एन इंस्पिरेशन इटसेल्फ। ह्यूमर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत, यानी जो कराची का टिपिकल ह्यूमर है वो जुनैद अकरम के पास है। और दूसरे ये कि उनसे जो मैं इंस्पायर हुआ वो ये कि किसी भी चीज़ को वो करने में डरते नहीं। और उनके साथ जो मेरा कोलैबोरेशन है वो एजुकेशन चैनल के हवाले से इंशाल्लाह ताला वो सून मेरे ख्याल से वो रिलीज़ करेंगे। मेरा आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है 14 अगस्त में, हो सकता है उसके आगे। तो उसके अंदर उनका प्लान ये है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर्स को उन्होंने अपने साथ अपनी टीम में शामिल किया, और वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता तो उन्होंने वो कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए और रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी शेल्फ लाइफ है मैथ्स की, बहुत ज़्यादा वीडियोस बन सकती है। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एल्जेब्रा, अरिथमेटिक, यानी बिल्कुल बेसिक अंदाज से। वही वाली बात कि जो मेरा ड्रीम है कि लोगों को वो मुश्किलात नहीं हो, और वो अगर जुनैद अकरम के थ्रू वो आवाम तक पहुँचे तो इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है। तो माशाल्लाह से जुनैद भाई ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया। इट्स एन ऑनर कि अच्छा वो स्टोरी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, हालांकि मैं उनको फॉलो बिल्कुल रेगुलरली करता हूँ, कि उनको किसी शूट के लिए लैब्स की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा जुनैद भाई लैब्स हाजिर है क्रेडो की, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उनका बड़ापन है कि माशाल्लाह उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट तो हम फ्यूचर में आपको देख रहे हैं इंशाल्लाह। पॉडकास्ट में भी देख रहे हैं। पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से
अगर मैं खुद करूंगा तो वो होगा, लेकिन अगर किसी दिन उनके साथ पॉडकास्ट बिल्कुल हो तो आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला। जुनैद भाई के पास टाइम निकलेगा आप बिल्कुल कर जुनैद भाई के साथ पॉडकास्ट। आजकल ट्रेंडिंग पे कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डिग्री छोड़ दें, डिग्री वेस्ट ऑफ मनी है और स्किल की तरफ आएँ। तो ये जो टीनेजर हैं वो कहते हैं कि सर डिग्री की क्या ज़रूरत है पैसा कमाने के लिए। सर इस पे क्या एड्रेस करेंगे टीनेजर्स को? मेरे ख्याल से असल चीज़ ये है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया? क्या वो भी अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि उनको बिल्कुल स्कूल नहीं भेजेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे और बस एक ही जगह से कुछ वो अचानक कमा लेंगे? देखिए, स्किल से कोई मना नहीं कर रहा। जो 21st सेंचुरी की स्किल्स है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप उस वक्त होती है जब आप एक माहौल में जाते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा, इंसानों के दरमियान पढ़ा, उनके साथ इंटरेक्ट किया, एक आपका रूटीन होता है, वही रूटीन आपका स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में चलता है। आपको कुछ चीज़ें हासिल होती है, कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, वो एक एक स्टेज में आप बढ़ते जाते हैं और फिर जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या आप खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसके लिए वो सारी चीज़ें काम आती। ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड बात है कि इंसान ये कहे कि मैं सिर्फ स्किल सीख लूँ, दूसरों को ये प्रमोट करे और डिग्री की अहमियत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। डिग्री सुप्रीम है, एजुकेशन सुप्रीम है, साथ में स्किल सीखना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कुछ लोग स्किल्स में इतने ज़्यादा महफ हो जाते हैं कि वो पता चला कि रेगुलर एजुकेशन ही उन्होंने छोड़ दी। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सर एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? ऑडियंस जो मेरी और आपकी असल है वो तो हमारे टीनेजर्स हैं, चाहे वो हमारे ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो, ए लेवल के स्टूडेंट्स हो। असल मैसेज यही है कि फोकस बहुत ज़रूरी है और फोकस डेवलप करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर होना ज़रूरी है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी जगह ज़रूरी है। ट्विटर बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लेटेस्ट न्यूज़ देती है। फेसबुक में किसी को लंबे आर्टिकल्स पढ़ने का शौक है, वो चीज़ वहाँ से मिलती है। इंस्टाग्राम में दूसरों की सक्सेस स्टोरीज, अब उससे भी डिसीव नहीं होना है कि रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क है। वो एंडिंग है, किसी ने बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचा है, मगर दैट्स नॉट द एंड रिजल्ट। तो सोशल मीडिया की अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। असल चीज़ ये है कि हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और उसका लिखने वाले का जो नाम है वो है जेम्स क्लियर। तो उसने बहुत ही क्लियर कट बात की। उसने कहा कि छोटी छोटी आदतें जो आप डेवलप करते हैं उसकी बेसिस पे आप गोल्स को रीच करते हैं। हर कोई ये चाहेगा मेरा ए स्टार आए, लेकिन क्या उसके लिए उसने मेहनत की है? द आंसर इज कि उसको हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। जब हैबिट्स सही हो जाएगी दैट विल एक्चुअली डिसाइड योर फ्यूचर। तो मेरा मैसेज यही है कि अभी से अच्छी हैबिट्स डेवलप करने पे फोकस करें सो दैट यू अचीव व्हाट यू डिजायर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम दिया, इट्स एन ऑनर कि आप आए और सबसे पहले मैंने आपको ही अप्रोच किया और आपने मुझे मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह। यानी आखिर माशाल्लाह, यानी आप अपने सीनियर टीचर्स का, अपने कलीग्स का माशाल्लाह इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ऑनर करते हैं। सो इट्स एन ऑनर कि माशाल्लाह आपने इनवाइट किया एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन जो मेरी आपके साथ हुई। सो एनी टाइम विश यू द बेस्ट ऑफ लक। तो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।